हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और हम सभी जानते हैं कि कल नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम होने वाला है। और इस साल नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों एग्जाम्स में डिसीजन मेकिंग का एक सब्जेक्ट ऐड हुआ फेज 1 में। अब काफी कयास लगाए जा रहे थे कि डिसीजन मेकिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो बैंकिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिचुएशनल एंड बिहेवियरल बेसिस पे, और आरबीआई में जो मैनेजमेंट में एक डिसीजन मेकिंग चैप्टर है उसमें आते हैं कॉन्सेप्चुअल। सो एक्चुअली आज ग्रेड बी के एग्जाम में ये देखा गया कि ये सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल्स थे। तो कल के नाबार्ड ग्रेड ए के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपने जो भी अभी डिसीजन मेकिंग की तैयारी की है, इन एडिशन टू दैट इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको आप जरूर देखें। अगर आप ना आई एग्जाम बी के स्टूडेंट हैं तो आपने पहले ये वीडियोस और ये कॉन्सेप्ट सीख रखे होंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। सो विल सी व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन। If we go by dictionary meaning, decision making is a process of deciding about something important, especially in a group of people or in an organization. So किसी organization में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई डिसीजन लेना हो तो इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जॉर्ज टेरी कहते हैं अ डिसीजन इज द सिलेक्शन ऑफ वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। सो ये कहते हैं कि दो या ज्यादा ऑल्टरनेटिव होगा तभी डिसीजन की बात आएगी। अगर एक ही ऑप्शन है तब डिसीजन का कोई मतलब नहीं बनता है। A decision is an act of choice where an executive forms a conclusion about what must be done in a given situation. So यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई एक सिचुएशन है, वहां पे जो कार्यकारी है, जो अथॉरिटी है, वो एक डिसीजन लेता है कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे आप इन डेफिनेशन से घबरा ना जाएं, बस सिर्फ इसको आप समझ लें कॉन्सेप्ट को, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां पे ऑप्शन भी होगा। तो आप अगर आपने बात अच्छी तरह से समझ ली है तो आप जरूर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल एग्जाम में टेंस्ड नहीं होना है क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे और अगर टफ क्वेश्चन होगा तो वो सबके लिए होगा, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। बिल्कुल शांत होकर के इन कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरह समझें और इनको अप्लाई करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। Quickly, now let us see types of decisions. किस किस तरह के प्रकार के निर्णय हो सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड डिसीजंस वैसे डिसीजंस होते हैं, कार्यात्मक डिसीजंस, जो कि रेगुलर बेसिस पे जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो पहले से प्रोग्राम्ड रहते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, अब वहां पे रॉ मटेरियल परचेस करना है। जब भी रॉ मटेरियल की जरूरत होगी एक अंतराल पे उनको परचेस करना होगा, तो वो परचेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, एक गाइडलाइन रहेगा और उसके बेसिस पे ये डिसीजन लिए जाएंगे। लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स होंगे वो भी ये डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से रूटीन वर्क हो गया जो कि बार बार होता है। तो मालूम है कि इस तरह के की बातें हमारे सामने आ सकती है और इस तरह से हमें किस तरह के डिसीजंस लेने हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, वो अचानक से कोई ऐसी बात आ जाती है जिसमें कि कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। मान लो एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए, या फिर कंपनी मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। तो ये सब जो डिसीजंस हैं ये हाई लेवल डिसीजन होंगे और ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के कैटेगरी में आएंगे। नॉर्मली यूजुअली लोअर लेवल मैनेजर्स प्रोग्राम डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि ये एक रेगुलर काइंड ऑफ वर्क हो जाता है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस नॉर्मली हायर लेवल पे लिया जाता है। ठीक है। देन रूटीन एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। यहाँ पे रूटीन जैसा कि नाम ही बता रहा है, रूटीन डिसीजंस, रूटीन बातें, मान लो एम्प्लॉयज का लीव अप्रूव करना है। ऐसे बातें जहाँ पे कि जनरल फंक्शनिंग जो है कंपनी की उससे रिलेटेड बातें हैं। तो ये एक पॉलिसी गाइडलाइंस रहते हैं और उसके तहत डे टू डे एक्टिविटीज चूंकि होती हैं, तो उसके तहत जो लोअर रैंक्स मैनेजर्स होते हैं वो भी यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, उनको गाइडलाइंस फॉलो करना होता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, क्योंकि ये कंपनी के जो गोल्स हैं या अदर पॉलिसी मैटर्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। इस तरह के डिसीजंस हर रोज नहीं होते, ये नॉन रिपीटेटिव होते हैं। वंस इन अ वाइल होते हैं और इसमें हो सकता है काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता भी हो। इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं ये हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही लेते हैं। देन पॉलिसी एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजंस हायर लेवल मैनेजर्स लेते हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस लोअर रैंक के मैनेजर्स भी ले सकते हैं। इसमें इस तरह से समझे, पॉलिसी मैटर्स मतलब एक पॉलिसी बन गई, अब एवरीबडी नीड्स टू फॉलो दैट, और अब
जो भी पॉलिसी में बात कही गई है, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, जिसके बेसिस पे वो गाइडलाइंस बनी है, वो कैसे फॉलो होंगे, वो आ जाएंगे ऑपरेशनल डिसीजंस में। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, तो मान लो कंपनी में बोनस देना है कि नहीं एम्प्लॉयज को, अगर मान लो दिवाली है या होली है या कोई भी ओकेजन है, तो बोनस देना है कि नहीं देना है, वो एक पॉलिसी डिसीजन होगा। अब एक बार डिसाइड हो गया कि देना है, कितना देना है, तब अब वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ऑपरेशनल डिसीजन होगा। इसी तरह से मान लो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना बढ़ाना है या घटाना है, ये एक पॉलिसी डिसीजन होगा। लेकिन एक बार वो डिसीजन हो गया तो अब उसको ऑपरेशनलाइज करना, वो ऑपरेशनल डिसीजन होगा। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। मान लो एक कंपनी का हेड है, सीईओ है, और वो कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेता है, तो वो अपनी उस कैपेसिटी में, सीईओ की कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेता है कंपनी के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होगा। लेकिन वही सेम सीईओ अगर सोचता है कि मैं अब रिजाइन करता हूं, ऐसा वो एक डिसीजन लेता है और वो रिजाइन करता है, तो अगेन यहाँ पे भी कंपनी पे असर तो होगा इसका, लेकिन वो डिसीजन पर्सनल डिसीजन कहलाएगा, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो डिसीजन लिया है। मेजर एंड माइनर डिसीजंस। सो मेजर डिसीजंस जो बड़े डिसीजंस होते हैं कंपनी में, मान लो कोई कंपनी है, उसका जो प्रेमिसेस है वो अभी रेंट पे है, वो अब सोचती है कि नहीं हमें एक नया प्रेमिसेस ले लेना है, इस तरह के जो डिसीजंस हो गए, या शिफ्ट करना है प्रेमिसेस, ये मेजर डिसीजन होगा। और जो माइनर डिसीजन, लाइक मान लो ऑफिस स्टेशनरी परचेज करना है या डे टू डे एक्टिविटी में कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें डिसाइड करनी है, वो माइनर डिसीजंस में आ जाएंगे। देन इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। सो इंडिविजुअल डिसीजंस, जब एक सिंगल इंडिविजुअल, एक पर्सन कोई डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडिविजुअल डिसीजंस हो गया। और कभी ऐसा होता है, जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में कोई बड़े डिसीजन लेने होते हैं, तो वो एक कमिटी गठित की जाती है, और वो जो कमिटी होती है उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, और वो सारे मिलकर, जितने भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे चर्चा करते हैं और फिर एक डिसीजन लिया जाता है, तो वो सामूहिक निर्णय हो जाता है उस कमिटी के थ्रू। ठीक है। अब निर्णय लेने के तरीके, क्या क्या तकनीक होती है, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, तो दो दो ब्रॉड कैटेगरी है, गुणात्मक और मात्रात्मक। सो क्वालिटेटिव टेक्निक में क्या क्या आ जाएगा, इंट्यूटिव, डेल्फी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मल्टी वोटिंग। और क्वांटिटेटिव में आ जाएगा MIS, DSS, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। सो इंट्यूटिव, जहाँ पे गट फीलिंग, आपका जो भी पहले का एक्सपीरियंस है उसके बाद एक जो गट फीलिंग के आधार पर निर्णय लिया जाता है, उसको कहते हैं इंट्यूटिव। डेल्फी टेक्निक में एक्चुअली कई मेंबर्स होते हैं, और वो जो भी मुद्दा है वो सामने रखा जाता है। हर मेंबर एक सेंट्रल पॉइंट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और देन वो सर्कुलेट होता है, और हर दूसरे मेंबर का वो सुझाव देख सकता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। और इस तरह से ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक सब लोग एक मत ना हो जाए, एक कंसेंसस ना बन जाए, और उसके बाद वो डिसीजन लिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी अगेन ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कई सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, सारे लोग मिलेंगे, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, चर्चा करेंगे, और देन एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। इसी तरह मल्टी वोटिंग, यहाँ पे भी इस मेथड में वोट किया जाता है, सब लोग अपना अपना विचार वोट के माध्यम से देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। सो ये चारों आ जाएंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स में। क्वांटिटेटिव में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम काफी आइडिया देता है, क्योंकि ये एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो सारा डेटा को कलेक्ट करता है, समराइज करता है, कोलेट करके, एंड देन जैसा मैनेजर्स को, जो वहां पे डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उनको जिस तरह से वो रिपोर्ट्स चाहिए, डेली रिपोर्ट चाहिए, वीकली रिपोर्ट चाहिए, और जिस तरीके का रिपोर्ट चाहिए, वो उसको MIS के माध्यम से मिलता है, और फिर उसके बेसिस पर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो DSS है, ये भी एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें कि जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटाबेस को एनालाइज करके फिर वो एक रिपोर्ट देता है, जो भी हेल्प करता है वहां पे जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटीज हैं उनको डिसीजन लेने के लिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इवैल्यूएट करता है किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को, और कैसे करता है, कंपेयर करता है कि उस प्रोजेक्ट से कितना बेनिफिट मिल सकता है, और कितना हमारा उस पे कॉस्ट लगा है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना कॉस्ट इनकर हुआ, कितनी हमारी लागत लगी, और अब हमें उससे कितना लाभ हुआ, इन दोनों को कंपेयर करके
एक हम डिसीजन पे पहुंचते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, यहाँ पे ये हमें ये डिटरमिन करने में मदद करता है कि कितनी सेल्स हमें चाहिए ब्रेक इवन पहुंचने के लिए। ठीक है, ये सारे हमारे तकनीक हैं, ये हमारे सारे टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से एक मैनेजर अथॉरिटी अपना डिसीजन लेता है। Now let us see the steps of decision making. So first step is identifying the problem. जो भी समस्या है आपके सामने उसको अच्छी तरह से पहचानें कि एक्चुअली समस्या क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग और एग्जामिनिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड वेइंग द ऑप्शंस। सो जो आपने अभी कॉन्सेप्ट्स देखे उसके बेसिस पे या फिर आप अपना कॉमन सेंस और लॉजिक अप्लाई करके आप आइडेंटिफाई करेंगे जो भी गिवन ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, उनको उनकी थोड़ी परख करेंगे। एक्सक्लूडिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, उसमें से जो गलत ऑप्शंस हैं उनको डिस्कार्ड करें सही ऑप्शन चुनने के पहले। एंड चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको जो बेस्ट है वो चूज करना है, तो ये बहुत जरूरी है। अब जब आप डिस्कार्ड करें ऑप्शंस तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। पहले चूंकि हमने कहा कि डिस्कार्ड करना है कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम एक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने छोटी सी गलती की है और बहुत बड़ी सजा दे दो। डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, बायस्ड अप्रोच नहीं होना चाहिए, है ना। बायस्ड अप्रोच से रिलेटेड आज भी एक ग्रेड बी में क्वेश्चन आया था कि आपने अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हो, अभी जो सामने सिचुएशन है उसको ना देखे हुए, तो उसको क्या कहेंगे, किस तरह का डिसीजन हुआ। मान लो एक बार ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपने देखा है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो गलत है। अब आज एक नया मुद्दा आया है तो पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप ये ले लेते हैं डिसीजन कि ये पिछले बार गलत था, इस बार भी गलत होगा, तो ये हो जाएगा बायस्ड अप्रोच। एडहोसिज्म, शॉर्ट टर्म नहीं देखना है कि अभी समस्या सॉल्व हो जाए फिर कल को बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको अप्रोच लॉन्ग टर्म रखना है। इम्प्रैक्टिकल अप्रोच, अप्रोच जो है इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। इन बातों का ख्याल रख के आप डिस्कार्ड करते हैं ऑप्शंस। चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, अब बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे। ऑनेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच, ह्यूमेन होना चाहिए, जस्टिफाइड एक्शन होना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। ऐसा नहीं हो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने 4 और नई समस्या खड़ी हो जाए। और सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस डिसीजन मेकिंग की वजह से, जितने लोगों पे वो असर होने वाला है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको आपको ध्यान में रखना है। कम से कम लोग अफेक्टेड हों और ज्यादा से ज्यादा उसमें सहूलियत हो या बेनिफिट हो। लीड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन एटलीस्ट इंप्रूव होनी चाहिए। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। अभी नाबार्ड ग्रेड बी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे, कुछ कहा नहीं जा सकता नाबार्ड ग्रेड ए में कैसा आएगा। आपने जो बिहेवियरल, सिचुएशनल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड, डेटा बेस्ड जो पढ़ा है, अगर वो आता है तो भी आप तैयार हैं क्योंकि वो आपने पढ़ रखा है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राची मैम की भी एक डिसीजन मेकिंग पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसे भी एक बार देख लें। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स और क्वेश्चंस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक नजर उसको देख लें और देख लें कि उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चंस इजी होंगे, लॉजिकल होंगे, कॉमन सेंस पे बेस्ड होंगे, और थोड़ा सा आपको अगर ये स्टेप्स में, अब जैसे मान लो स्टेप्स पूछ देता है कि इसमें से कौन सा एक स्टेप नहीं है डिसीजन मेकिंग का, तो ये जो इस क्लास में हमने देखा ये आपको हेल्प करेगा वहां पे सही ऑप्शन को चूज करने में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।